Students, welcome to PR National Public School ऑनलाइन क्लासेस। आई एम केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। है ना, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, है ना। तो आज हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। मेटलर्जी में कितने 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं। बेसिकली 3 ही होते हैं। जो पहला वाला होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है ना, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जी में क्या होता है, ठीक है। मेटलर्जी क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ, मैं बता चुका हूँ आपको, नहीं फिर भी बताता हूँ। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल एंड प्योरीफाइंग इट। मतलब निकालने के बाद जब प्योरीफाई कर देते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो लगता है, मतलब एक्सट्रैक्शन से लेके पूरा प्योरीफाई करने तक, यानी खोदने से लेके पूरा बेचने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है ना। अब बेचने कैसे जाएंगे, पहले प्योर निकालेंगे तो ना बेचने जाएंगे। तो प्योर निकालने तक का जो प्रोसेस होता है, अब ऐसा नहीं है कि आप कुरियर से भेज रहे हो तो वो भी सब आप मेटलर्जी में समझ लें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मेटलर्जी आपको ये प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारे स्टेप्स में काम होता है, तो ठीक है ना। तो स्टेप्स ऑफ वन स्टेप वन में मैं बताया था आपको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का, है ना। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप क्रश करके ही या ग्राइंड करके ही आप अलग कर सकते हैं इसकी इम्प्योरिटीज़ को, है ना। मतलब क्रश कर दिए, थोड़ा मसल दिए या ग्राइंड कर दिए, है ना, तो जिससे आप हटा सकते हैं। तो ये आपके शायद बुक में पता नहीं दिया है कि नहीं, एनसीईआरटी में मैं देखा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि ये एक मेथड होता है, आप जान लीजिए, ठीक है। सेकंड वाला अगर देखा जाए तो सेकंड से इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला जो होता है, मैं बताया था आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं इसको, इनरिचमेंट ऑफ ओर। आज सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो 3 हैं, हाँ, यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ेंगे। तीसरा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। फिर कंसंट्रेटेड ओर जो बना है ऊपर से, उसको हम मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। उसके बाद से जो तीसरा जो है सर इनरिचमेंट ऑफ ओर, तो ये हो ही जाएगा कंसंट्रेशन। हाँ, मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगा आपको, प्यूरिफिकेशन बाद में पढ़ाऊँगा, है ना। प्यूरिफिकेशन लास्ट वाला जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगा, ठीक है, लास्ट टॉपिक, है ना। इसके बाद से जो 2 बचे हैं, एलॉय और कोरोजन, वो पढ़ा जाएगा। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम ये 2 कवर करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। कैसे कंसंट्रेटेड ओर जो ऊपर बनाए हैं उसको मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, टाइम लगेगा, तो आज वो भी बता देंगे हम आराम से, है ना। बस आप बोरिंग ना लगे आपको, इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको सब चीज़ें ईजिली समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेटेड या एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। देखिए होता क्या है एनरिचमेंट ऑफ ओर, बहुत ही आसान है, ठीक है। ब्लैक इज नॉट वर्किंग, ठीक है। और इनरिचमेंट ऑफ ओर देखिए क्या होता है कि जैसे क्या है कि जब भी आप उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे किसी भी मेटल का, अर्थक्रेस्ट से आप जब निकालेंगे तो उसके साथ बहुत सारे सैंड पार्टिकल, है ना, सैंडी पार्टिकल्स, मड, है ना, फिर आपके इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ कुल मिला जुला के उसके साथ लगी रहती हैं, है ना। इम्प्योरिटीज़, ये जो इम्प्योरिटी इनके साथ लगी रहती है, इम्प्योरिटी को हम इस साइंस के लैंग्वेज में गैंगुई या मैट्रिक्स बोलते हैं। कल मैंने बताया था आपको, गैंगुई या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है ना, मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर में क्या कहते हैं कि इसी इम्प्योरिटी को हम हटाते हैं, यानी जिस प्रोसेस से आप इस इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं वो प्रोसेस एनरिचमेंट ऑफ ओर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मतलब उसी के अंडर आप पढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, ठीक है ना। एनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्योरिटी या रिमूविंग द गैंग या मैट्रिक्स पार्टिकल फ्रॉम द ओर इज नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है ना। यानी कि इट इज अ प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं उसके रिस्पेक्टिव ओर से। अब ओर कितने टाइप के होते हैं मैं बता चुका था, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, हैलाइड, है ना, ये सब कुछ पढ़ा चुका था।
तो उस इम्प्योरिटीज़ को उसमें जो जो हैलाइड के फॉर्म, जैसे मान लीजिए NaCl आप देखें तो हमको तो Na की जरूरत है, तो Cl उसके साथ इम्प्योरिटीज़ हो गया, तो इसको हटाएंगे। तो हटाने का जो जो प्रोसेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ ओर होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है इनरिचमेंट ऑफ ओर, बस आप डेफिनेशन ही आपकी किताब में है। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है आप बता सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज नॉन इनरिचमेंट ऑफ ओर। देखिए होता क्या है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपकी किताब में नहीं दिया है इनरिचमेंट करने के, लेकिन मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलिक वॉशिंग एक प्रोसेस है जिससे आप इनरिच कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब पानी से धो दिया उसको, है ना। तो ये भी क्या है, इम्प्योरिटी हटाने का एक तरीका है ना। कोरोना वायरस से भी बचने का तरीका है, मतलब सब चीज़ धो के ही खाना पीना है ना। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, है ना। हाइड्रोलिक वॉशिंग से क्या होता है कि आप इसके इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। कोई भी मेटल आप बाहर एक्सट्रैक्ट किए, है ना, तो पहले उसको पानी से धो के किनारे कर देते, तो ये भी एक टाइप का इनरिचमेंट ऑफ ओर है हाइड्रोलिक वॉशिंग। अच्छा, तो कई सारे मेथड हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, या आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे। देखिए सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक ना। तो कोई पानी से हटना चाहेगा, कोई मैग्नेट से हटना चाहेगा, कोई मतलब उसका झाग बना के हटना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, सबके लिए अलग अलग मेथड बना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग उनके साथ कर सकते हैं जो वेटेबल प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि जो मतलब भीगने की प्रॉपर्टी रखते हैं। वेट मतलब गीला, यानी गीले होकर आराम से किनारे हो सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग उनके साथ करते हैं। दूसरा जो होते हैं वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, है ना। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें झाग बनता है ना। ये जनरली सल्फाइड ओर दिखाते हैं, ये सल्फाइड ओर ऐसे ही होते हैं, है ना। सल्फाइड ओर का आप क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनका झाग बन जाता है तो हम इजीली ऊपर से उसका हटा के किनारे कर देते हैं, तो इम्प्योरिटी हट जाती है। देखो सल्फाइड ओर के साथ ऐसा होता है। एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन आप जान सकते हैं किसके साथ कर सकते हैं, जैसे ऑक्साइड ओर के साथ, जिसमें आयरन पाया जाता था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब है। तो ऑक्साइड मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं काम, है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन से आप लोगों को अलग कर सकते, है ना। जनरली ऑक्साइड ओर में ही वो पाया जाता है आपका मैग्नेट आयरन, है ना। तो ऑक्साइड ओर में ये काम होता है, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे केमिकल मेथड भी होते हैं। केमिकल मेथड क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। सल्फाइड के साथ कुछ अलग करते हैं, सल्फेट के साथ कुछ अलग करते हैं, कार्बोनेट के साथ कुछ अलग करते हैं। तो केमिकल मेथड भी बहुत सारे होते हैं। यही सब पढ़ाई आपको आगे चल के मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पढ़नी पड़ती है, अगर कोई मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो, है ना। तो ये सब कहानियाँ हैं इसकी, ठीक है। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, एंड हियर आर द प्रोसेस। ये सब प्रोसेस है, इससे ज़्यादा भी है, मैं नहीं कहता कि इतना ही है, इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। वैसे इतना भी नहीं दिया था आपकी किताब में, मैं थोड़ा सा बता दिया आपको कि ये सब से आप इनरिच कर सकते हैं किसी भी ओर को, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ रही है आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम दूसरा करते हैं। हाँ, अब ये क्या है कि आप जैसे ही ये सब प्रोसेस करके ले आए, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्या बताते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। अब हम क्या करेंगे, इनका इनरिच ओर जो मिला है हमको, यानी कंसनट्रेटेड ओर, दोनों एक ही नाम है ना, कंसनट्रेटेड या इनरिचमेंट, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर एक ही नाम है। तो जो कंसनट्रेटेड ओर मिला है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, है ना। तो देखिए जो ओर मिला है आपको, है ना, कौन सा कंसनट्रेटेड ओर की बात करेंगे, जो भी ओर मिला है वो 3 भागों में डिवाइडेड है ना। इनको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, होते भी हैं 3 डिवाइडेड। देखिए क्या होता है कि एक क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगे, है ना। यानी कि जो ओर आप निकाल के ले आ रहे हैं उसमें मेटल्स की 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो मोर रिएक्टिव होंगे, दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे, जो थोड़े हल्के फुल्के रिएक्टिव टाइप के मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। और तीसरे जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव टाइप के, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव। तो इनको सबको सेपरेट करने का तरीका हमको डिटेल में सब पढ़ना है ना। वहाँ मैं यहाँ मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मोर रिएक्टिव की बात करें तो आप याद कीजिए, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी एज ज़ेब्रा। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इनके बाद आप देखिए जिंक, टिन, लेड, ये सब जो होते हैं थोड़ा मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। और इनके जो नीचे आप देखिए तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों का हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक ना। तो 3 भागों में कैटेगराइज करने का क्या तरीका है, क्यों किया गया है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं तो ये जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं ना,
इनका हम इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन करा देते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन करा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पास करा देते हैं। कुल मिला के ये सब छोड़िए, क्या करते हैं, इनको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ डिपोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट से, क्या है कि डिपॉजिट हो जाएगा दूसरी जगह। तो मतलब दूसरी जगह क्या, आप कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास कराइए किसी में, तो एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, तो रिस्पेक्टिव कैथोड एनोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो मैं अभी ये सब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए इनका क्या करते हैं ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से पास करा देते हैं, है ना। मॉडरेटली रिएक्टिव वाले जो होते हैं वो दो टाइप के ओर में पाए जाते हैं, या तो वो कार्बोनेट ओर होते हैं, है ना, या तो वो कार्बोनेट ओर में होते हैं, या तो वो सल्फाइड ओर के होते हैं, है ना, सल्फाइड ओर के होते हैं। तो होता क्या है कि कार्बोनेट ओर वाले को हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, है ना, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अरे मैं शायद पहला वाला पॉइंट गलत लिखा था, वो लिखा था कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड के आगे मेटल ऑक्साइड भी होगा, है ना, मेटल ऑक्साइड में बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से तो डायरेक्ट आपको प्योर मेटल मिल जाता है मोर रिएक्टिव के केस में, है ना, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस केस में क्या करते हैं, हम कंसनट्रेटेड जो ओर मिला है उसको या तो दो ही टाइप में मिलेगा, या तो कार्बोनेट ओर का मिलेगा या तो सल्फाइड ओर का मिलेगा। तो कार्बोनेट ओर जो होगा, है ना, उसके साथ आप कैल्सिनेशन कर देंगे, एक प्रोसेस होता है वो मैं समझाऊंगा। हाँ, कई सारे रिएक्शंस भी होते हैं, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर के साथ रोस्टिंग कर देते हैं, है ना। हाँ, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कर देते हैं। इनके बाद हम इनका क्या करते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन कराने के बाद हमको मेटल मिल जाता है ना, और मेटल मिलने के बाद हम इसको प्यूरीफाई कर देते हैं, यानी रिफाइनिंग करा देते हैं। तो रिफाइनिंग कराने के बाद हमको प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। अरे इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट आपको मेटल मिल जाता है प्योर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आप रिफाइनिंग पढ़ेंगे तो रिफाइनिंग में एक ही रिफाइनिंग आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से पहले ही रिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें इम्प्योरिटी बचने की कोई संभावना नहीं होती, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इनके साथ जो ओर मिलता है ना, ये जो ओर होते हैं, ठीक है ना, वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए क्या है, इनको सिर्फ हीट ही कर देते हैं, हीट वनली। अगर आप इनको सिर्फ हीट कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, सीधे मेटल में बन जाते हैं, सीधे मेटल बना देते हैं ये, ठीक है ना। और मेटल जब बन जाते हैं तो इनका हम प्यूरिफिकेशन करके क्या बना लेते हैं, मेटल का प्यूरिफिकेशन करके प्योर मेटल हमारा मिल जाता है, ठीक ना, प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब कहानियाँ होती हैं। तो आपको देखिए पहले स्टेप में इनरिचमेंट ऑफ ओर था, इनरिचमेंट ऑफ ओर में क्या किए कि आप उसके जो पार्टिकल्स थे, गैंग पार्टिकल, मैट्रिक्स पार्टिकल, उन सबको आप हटा के किनारे किए, तो एक कंसनट्रेटेड ओर मिला आपको। तो उस कंसनट्रेटेड ओर को 3 भागों में कैटेगराइज करके हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, मोर रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव वाले में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव वाले में ये सब होता है, कार्बोनेट, मेन आपको यही ज़्यादा पढ़ना है ना। और लेस रिएक्टिव वाला तो बहुत आसान होता है, सिर्फ हीट करने से, जनरली वो भी सल्फाइड ओर में ही मिलता है ना, उनको हीट करने से, है ना, आप आराम से उसको मेटल प्योर मिल जाता है, फिर आप उसका प्योरिफिकेशन कर देते हैं। चलिए मोर रिएक्टिव की बात करते हैं ना, पहले मोर रिएक्टिव देख लिया जाए, फिर मॉडरेट रिएक्टिव, फिर लेस रिएक्टिव, है ना। आज शायद मोर ही रिएक्टिव देखा जाएगा, बहुत आसान है ना। मोर रिएक्टिव का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप कन्वर्जन कर रहे हैं कंसनट्रेटेड ओर का इनटू द मेटल ऑक्साइड। पहले हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको रिड्यूस कराते हैं। रिडक्शन कराने के बाद हमको मेटल मिल जाता है, फिर प्योरीफाई करते हैं, है ना। तो पहला मोर रिएक्टिव के केस में अगर देखा जाए, मोर रिएक्टिव वाला, मोर रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव में ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना। जैसे क्या है कि जो मोर रिएक्टिव वाले हैं, जैसे सोडियम वाला ही है मान लीजिए, है ना, तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका कंसनट्रेटेड ओर होता है उसको आप एनोड बना दीजिए, और जो भी मेटल आपको निकालना होता है उसको आप कैथोड बना दीजिए, है ना। अरे उसमें और इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करा दीजिए। तो ये पॉजिटिव वाला जो होता है और नेगेटिव वाला जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड रहता है उसको आप एनोड बोलते हैं, ठीक है ना, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो आपका इम्प्योर होता है, इम्प्योर, और यहाँ से जो मिलता है वो प्योर मिलता है।
ठीक ना। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं जिसका आपको प्यूरिफिकेशन करना है। जैसे मान लीजिए आप सोडियम का प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं तो सोडियम सल्फेट का आप सोडियम क्लोराइड का या किसी चीज़ का सोल्यूशन यहाँ रख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव टाइप नेगेटिव कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये इस पर जाके शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा, तो धीरे धीरे इस पर डिपॉजिट होगा और ये थोड़ा कम होता रहेगा और नीचे बैठा भी रहेगा, कुछ कुछ इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएंगी जिसको एनोड मड बोला जाता है, ठीक है ना, एनोड मड। और ये आपका प्योर मेटल आपको यहाँ मिल जाता है, आप इसको निकाल के आप अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मोर रिएक्टिव के केस में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, आराम से हमको मेटल मिल जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो मोर रिएक्टिव ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मोर रिएक्टिव का कभी कुछ आए तो कहिए कि उनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो मोर रिएक्टिव ज़्यादा कुछ था नहीं, आसान है। अभी इसको डिटेल में रिफाइनिंग में भी और पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। रिफाइनिंग भी यही प्रोसेस है, ठीक है ना, रिफाइनिंग में यही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जब बन जाता है ना, आप सोडियम जो निकाल लेते हैं, सोडियम प्योर होता है, उसके बाद उसको रिफाइन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है ना। तो मोर रिएक्टिव वाले बहुत आसान होता है, थोड़ा कम कॉस्ट लगता है उनको एक्सट्रैक्शन करने में, तो आसान होता है। मॉडरेट रिएक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव वाले में, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जिंक की एग्जांपल ले लिया जाए, जिंक का, ठीक है। तो जिंक का अब मॉडरेटली रिएक्टिव में दो ही टाइप के मिलते हैं, दो टाइप के कौन कौन लोग मिलते हैं, या तो कार्बोनेट और मिलेगा, ठीक है ना, या तो कार्बोनेट और का होगा या सल्फाइड और का होगा, कार्बोनेट और का या तो सल्फाइड और का, ठीक है ना। तो कार्बोनेट और सल्फाइड, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि जिंक कार्बोनेट, है ना, ये ZnCO3 हो गया, और सल्फाइड का ZnS, जिंक ब्लेंड, और इसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, जिंक कार्बोनेट इसका भी प्रॉपर नाम है, ठीक है, याद आएगा तो बता दूंगा। अभी जिंक कार्बोनेट का, उसका तो जिंक ब्लेंड नाम है, ZnS, मैं कल बताया था आपको, इसका नाम मैं भूल गया, ठीक है। तो ये क्या है कि आप इन जो कार्बोनेट और होता है उनके साथ हम कैल्सिनेशन करते हैं, है ना, कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड और होते हैं उनका हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग, ठीक है ना। और अब ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता क्या है ये मैं देख लेता हूँ। कैल्सिनेशन पहले देखा जाए, कैल्सिनेशन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि कैल्सिनेशन में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जो भी और आपको मिला रहता है, ठीक है ना, जो भी आपको और मिला रहता है उसको आप स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है ना। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस, या आप लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिखा जाए क्या, इट इज अ प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच, it is a process in which it's not working, it is a process in which, ठीक है ये चल रहा है, it is a process in which, कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन is a process in which the ore is heated, the ore is heated strongly, the ore is heated strongly in absence of air, in absence of air, in absence of air, to form metal oxide, to form metal oxide, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उस ओर को बहुत हीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट करते हैं उसको, और भी किसमें, इन अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर सप्लाई नहीं करते हैं उसमें, है ना, ताकि वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए क्या होगा, जिंक कार्बोनेट, ये हमेशा किसके साथ होता है, ये कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट और के साथ होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोनेट और रहेगा तभी उसके साथ कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है। तो आप इनको हीट कर रहे हैं, हीट करने का सिंबल डेल्टा होता है, ठीक है। तो हीट करेंगे तो Z, तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, ये जिंक ऑक्साइड जो बनता है उसको मेटल ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। तो फिर आप इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करा के आप प्योर फॉर्म ऑफ मेटल फाइंड पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं अगला, रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है ना। कैल्सिनेशन समझ में आ गया, तो रोस्टिंग देखते हैं। तो रोस्टिंग में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करना है, ठीक है। आपको याद करने में भी आसानी होगी इसका डेफिनेशन कि कैसे कैसे क्या है। रोस्टिंग, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन, बस यही चेंज कर दीजिए, यहाँ पे होता है इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। यानी कि रोस्टिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें आप इसको हीट करते हैं इन
प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक ना। और रोस्टिंग किन के साथ होता है आप जानते हैं, रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर के साथ होता है, ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका। और कैल्सिनेशन किसके साथ होता है, कार्बोनेट ओर के साथ होता है, ठीक ना। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में रोस्टिंग किसका होगा, जिंक सल्फाइड का, तो यानी कि जिंक सल्फाइड ले लेते हैं। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, है ना। अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है ना, और ये आपको निकल जाएगा, ठीक है ना, SO2। तो यहाँ पे भी आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया, ठीक ना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद आप इसका रिडक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन कराने के बाद मेटल मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब रिडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी आगे अगले लेक्चर में देखा जाएगा, है ना। तो फिलहाल तो हम अभी देख रहे हैं कि कैसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ना। फिर अगला पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड को कैसे मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे बेसिकली क्या है ना कि पहले आप क्या किए, कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर किए, है ना। तो इनरिचमेंट करने के बाद आप उसको जो भी लाए हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पहला जो तरीका है हाई रिएक्टिव वाले का, उनका तो कुछ नहीं करना हो तो आराम से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेते हैं वो, है ना। लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूलर रिएक्टिव होते हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद रिडक्शन करा के हम मेटल बनाते हैं इनका, है ना। तो मोर रिएक्टिव वाला तो तुरंत मेटल बन जाता है। इसमें क्या होता है कि यही आपको आज ही बता देते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है कि जैसे ही आपको ये मेटल ऑक्साइड मिला है ना, मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद आप इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन। ये मेटल ऑक्साइड जो है इसका आप रिडक्शन करा दीजिए, क्या करा दीजिए, रिडक्शन। अब रिडक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, रिडक्शन आप जानते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकल जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप मेटल ऑक्साइड को आप मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेके आना पड़ता है, तो कार्बन है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, कार्बन एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट लेके आने पड़ते हैं, कार्बन एल्युमिनियम, है ना, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना पड़ता है। एक और होता है हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कार्बन एल्युमिनियम इन सबों का यूज़ करके आप, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आप मेटल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, मेटल। अब देखिए कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिला, दोनों केस में कैल्सिनेशन में भी जिंक ऑक्साइड मिलेगा, रोस्टिंग में भी जिंक ऑक्साइड मिलेगा। तो मान लीजिए इसमें क्या है कि हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करा दें, कार्बन को कोक भी बोला जाता है, इनको कोक भी लोग कहते हैं, ठीक ना, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें आपका कितना 96% कार्बन होता है स्कोप में, 96% कार्बन कंटेंट होता है, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इसको बोल सकते हैं, 96 से 98% शायद, है ना, लिटिल बिट कंफ्यूज, ठीक है। 96 से 98% होता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ 96 to 98%, ठीक है। तो कोक बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए आपको इम्प्योर मेटल मिल गया आपको, है ना, इम्प्योर मेटल, ये मेटल है, इम्प्योर है। अब प्योर बनाने के लिए आप इसका रिफाइनिंग करते हैं, जो कि हमारा अगला प्रोसेस होता है, चौथा नंबर, है ना। तो वो आपको मिल जाता है। एल्युमिनियम से भी करा सकते हैं आप इनका, है ना, लेकिन एल्युमिनियम से जनरली इनका नहीं कराते हैं हम, जिंक का, ठीक है, दूसरे लोगों का कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम मनगनीज का करा लेते हैं, अमन का, ठीक है, मनगनीज का। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड आपको मिल गया, जैसे मेटल ऑक्साइड में मनगनीज ऑक्साइड भी मिल गया, MnO2, है ना, मनगनीज ऑक्साइड, ठीक है। तो इनका हम रिडक्शन एल्युमिनियम के साथ करा देते हैं, है ना। जैसे एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, Mn प्लस Al2O3, ठीक है ना। तो ये क्या बना, आपका इम्प्योर मेटल यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, इम्प्योर मेटल। बैलेंस कर सकते हैं, मतलब 2 से बैलेंस, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 6, फिर बैलेंस, आप तुक्केबाजी वाला काम तो जानते ही हैं, 4, फिर Mn का यहाँ 3 हो गया, तो बैलेंस आप मास्टर हो उसमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें मास्टर हो गए, है ना। तो ये क्या है, इम्प्योर मेटल। देखिए इस रिएक्शन की खास बात बताऊं कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि आपको हीट देगा, ठीक है ना, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा ना एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो ये हीट आपको बहुत ज़्यादा लिबरेट कराएगा, यानी कि एल्युमिनियम जब भी आप यूज़ करते हैं, है ना, एल्युमिनियम किसी के साथ भी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। तो इसी से एक टर्म आता है थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, है ना। अब ये थर्माइट रिएक्शन देखिए क्या होता है कि थर्माइट रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इट इज़ ए प्रोसेस
of conversion of metal oxide, it is a process of reduction of, ऐसे लिख सकते हैं, conversion छोड़िए, reduction of metal oxide into metal by using aluminum as a reducing agent, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में, ये रिएक्शन है, ठीक है ना, इन दोनों रिएक्शन को में आप इसी को थर्माइट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आप एल्युमिनियम को लेके आए हैं, जिसमें भी एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेगा, तो जिसमें भी एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है वो रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है आप थर्माइट रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। थर्माइट रिएक्शन की खास बात बताऊँ, यहाँ पे जो नॉर्मल थर्माइट रिएक्शन जो यूज़ होता है आपका, ठीक है ना, वो थर्माइट रिएक्शन की बात करें, हाँ एग्जांपल दिया जाए तो प्योर जो एग्जांपल है वो आप वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। वेल्डिंग समझ में आता है, जो सामान टूट जाता है लोग जोड़ते हैं वेल्डिंग करा के, है ना, वो लेता है लंबा सा तार, ठीक है ना, आप देखे होंगे वो सामने ऐसे लाल कलर का कुछ रखते हैं, पकड़ते हैं और फिर ऐसे उसको वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग कराते हैं, है ना, टूटने पे। तो जो रॉड रहती है वो एल्युमिनियम की रहती है। देखिए क्या होता है, Fe2O3, जैसे मान लीजिए आयरन का रिडक्शन कराना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये क्या बनेगा, एल्युमिनियम से रिडक्शन करा के Fe आयरन निकाल लेगा और Al2O3 बाहर निकाल देगा। तो ये जो होता है वो मोल्टन फॉर्म होता है, इसका मोल्टन फॉर्म, ठीक है ना। इस मोल्टन फॉर्म को पिघला के कुछ अलग अलग शेप्स बनाया जाता है ना। तो वेल्डिंग में आप थर्माइट रिएक्शन ही होता है, हाईली एक्सोथर्मिक भी होता है, देखते हैं गर्म हो जाता है ना। तो थर्माइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आप एल्युमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। यानी कि आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन, एल्युमिनियम और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। कार्बन से आप यूज़ करा सकते हैं, एल्युमिनियम से कराएंगे तो उनका भी रिडक्शन होगा, मेटल मिलेगा, लेकिन ऐसे रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। और उसमें एक लास्ट है, आज देख लीजिए, लास्ट वाला क्या है, लेस रिएक्टिव वाला, है ना, लेस रिएक्टिव वाला, ठीक है। लेस रिएक्टिव वाले का क्या करेंगे, मेटल विथ लेस रिएक्टिविटी, है ना। लेस रिएक्टिव वाले मेटल को क्या करेंगे, सिर्फ हीट कर देंगे, है ना, मनली हीट स्ट्रांगली, है ना। और जैसे ही आप उसको हीट कर देंगे तो हीट करने से ही वो आपको इम्प्योर मेटल दे देगा, इम्प्योर मेटल दे देगा, जिसको फर्दर प्यूरिफाई करके आप प्योर मेटल ला सकते हैं। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से आप प्योर मेटल पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है ना, जैसे Cu2S हो गया, है ना, इनको आप हीट कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि कुल मिला के इनकी भी रोस्टिंग ही कराते हैं आप, रोस्टिंग। आप इनका जो है सल्फाइड ओर एक टाइप के होते हैं, जैसे लेस रिएक्टिव वाले हमेशा आपको सल्फाइड ओर में ही मिलेंगे, तो सल्फाइड ओर का आप क्या कराते हैं, आप पीछे देखें हैं, रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग कराते टाइम क्या होता है ना कि इनका क्या है कि मेटल ऑक्साइड बनता है, यानी कि CuO बनता है ना, और क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये बाहर निकलेगा। लेकिन क्या है कि आप इसको लगातार हीट करते रहेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन भी चला जाएगा और Cu+O2 मिल जाएगा, मतलब, है ना, आपको ये कार्बन मतलब कॉपर जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, रिडक्शन नहीं कराना पड़ता है, ठीक है ना। ये मॉडरेटली रिएक्टिव वाले जैसे ही होते हैं, रोस्टिंग टाइप के, सल्फाइड और के ही मिलते हैं हमेशा, तो इनमें क्या करना होता है, सिर्फ हीट ही करना होता है, बाकी कुछ काम नहीं करना होता है, ठीक है ना। हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो लेस रिएक्टिव मेटल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल जो आपके जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट आपको इम्प्योर मेटल दे देते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप किसी भी ओर को जो लेस रिएक्टिव वाले हैं उनको आप डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग अलोन, सिर्फ हीट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक टॉपिक बच गया जिसमें आप रिफाइनिंग पढ़ेंगे। रिफाइनिंग एक ही टाइप की पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, हाँ इसके बाद आप पढ़ेंगे कोरोजन, है ना, कोरोजन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एक चीज़ और है शायद, एलॉय, है ना। ये दो चीज़ें हैं और ये प्यूरिफिकेशन वाला, है ना। तो ये तीन चीज़ें पढ़ानी है ना, वो आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा, है ना। अच्छे से पढ़िए, चीज़ें नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अब वैसे आप लोग बहुत अच्छे से अब बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, है ना। क्वेश्चंस भी आते हैं, कमेंट भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति इतना जागरूक हैं, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूँगा उसको, है ना। हमेशा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते भी रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।